नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 5वीं वीडियो है। अगर आप संस्कृत के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति, यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्यः गच्छन्ति, यानी कि जो बालक होता है वो भाषा शिक्षण के दौरान विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर देख लीजिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जाहिर सी बात है, इन चारों कौशल को सीखने के लिए अलग अलग अवस्थाओं से होकर के बच्चे को गुजरना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि विकल्प में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। बात करेंगे दूसरे विकल्प की। देखिए, विशेष भाषायाः संदर्भे अवस्था प्रायः समाना भवन्ति यद्यपि प्रगति इस तरह भिन्ना भवन्ति, यानी कि विशेष भाषा यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए अंग्रेजी टारगेट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, तो उसके संदर्भ में जो अवस्था होती है वो प्रायः समान होता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में आपने ग्रामर पढ़ा, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा, कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा, क्रिया पढ़ा, ये सब तो अंग्रेजी में भी होता है ना, बस नाम बदला हुआ है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद से आप वर्ब पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं और नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। वही चीज़ हिंदी में भी है, वही चीज़ इंग्लिश में भी है। ठीक है, समान अवस्थाओं से बच्चे गुजरते हैं, यद्यपि प्रगति इस तरह भिन्ना भवंती, लेकिन दोनों में जो बच्चों की सीखने की गति है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो सेकंड लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा औपचारिक होता है। हम लोग व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीख रहे होते हैं। चूंकि आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने मातृभाषा सीखी थी वो बिना ग्रामर के नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखा था आपने, ठीक है, जिसे भाषा का अर्जन कहते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज जो होता है, जो टारगेट लैंग्वेज है, वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। भले ही उसमें अवस्थाएं समान हैं, दोनों लैंग्वेजेज में अवस्थाएं समान हैं, लेकिन प्रगति का स्तर भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि एक आपने औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं और दूसरा आपने, मतलब भाषा जो अर्जन था वो आप नेचुरल वे में भाषा को अर्जित किए थे, अनौपचारिक तरीके से। ठीक है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। बात करेंगे तीसरे विकल्प की। दिया गया है सर्वसाम भाषाणाम संदर्भे अवस्था समाना संति, यानी कि कहा जा रहा है कि सभी भाषाओं का जो संदर्भ होता है वो भाषाओं के संदर्भ में जो अवस्था होता है वो समान होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, नोम चॉम्स्की ने भाषा के अर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था कि प्रत्येक बालक जो होते हैं भाषा को अर्जित करने के विशेष गुणों के साथ जन्म लेते हैं। यानी कि आप कोई भी इन्वायरमेंट बच्चे को दे दीजिए और कोई भी लैंग्वेज बच्चे को सीखने के लिए दे दीजिए, वो बच्चा उसे अर्जित कर लेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को अपने आप को भी तो एक्सप्रेस करना है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, समाज में वो किस प्रकार से लोगों से इंटरेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है उसकी मजबूरी है कि उस भाषा को वो अर्जित करे, और नेचुरल इन्वायरमेंट में लोगों का अनुकरण कर करके वो चीज़ों को सीख लेता है। तो यही कहा जा रहा है कि सभी भाषाओं में ये अवस्थाएं समान होती हैं, भाषा के कौशल सब में समान है, ये सब चीजें सब में कॉमन होती है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, कहा जा रहा है कि छात्राणाम त्रुटि संशोधनम तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम, यानी कि कहा जा रहा है कि छात्रों के द्वारा जो त्रुटि किया जाता है उसको तुरंत, तत्काल मीन्स तुरंत संशोधित कर देना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, जब बच्चा कोई गलती करता है तो अगर आप तुरंत उसके कॉपी में संशोधन कर दें, जैसे कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, तो कई टीचर क्या करते हैं, बच्चे ने कुछ लिखा है तो उसे रेड पेन से सर्किल कर देंगे और उसके ऊपर सही लिख देंगे। यहाँ पर बच्चे को बताया ही नहीं गया कि इसने गलती क्या की है। अगर बच्चे को समझ होता कि ये गलती है तो वो गलती लिखता थोड़ी। यानी कि इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को पहले ये बताया जाए कि आपने ये गलती की है, और उसकी गलतियों का विश्लेषण करे पहले शिक्षक कि आखिर बच्चे ने ये गलती की क्यों। क्या ऐसा है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है? तो अगर ये सब चीज़ें, तो सबसे पहले बच्चों के संज्ञान में उस गलती को लाना होता है, ताकि बच्चे समझ पाए कि हाँ, उनके द्वारा ये गलती की गई है और क्यों गलती है, ये मतलब गलती का कारण क्या है, उसका
एक पूरा विश्लेषण करके टीचर अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाने की फिर से आवश्यकता है तो फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ाए। इससे फायदा ये होगा कि अब बच्चे को समझ में आ चुका है कि ये चीज गलती थी और इसका सही रूप ये होता है। इससे भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना नहीं रहेगी। और अगर आप तुरंत उसका तत्काल त्रुटि संशोधन कर देंगे तो उसको गलती का पता ही नहीं चला, उसको गलती का एहसास ही नहीं हुआ, वो बाद में भी भविष्य में इस प्रकार की गलतियां दोहरा रहा होगा। ठीक है, तो तुरंत हमें त्रुटि संशोधन नहीं करना है। ये चूंकि निगेटिव था, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम, यानी कि व्याकरण विषय के प्रभावी अध्यापन में अधिगम विषय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर व्याकरण पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि को प्रभावी विधि माना जाता है। निगमनात्मक में पहले बच्चे को नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। जैसे कि बच्चे को अगर संज्ञा की परिभाषा बतानी है तो सबसे पहले बच्चे को उसका नियम बताया जाएगा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद इसको उदाहरण दिया जाएगा, जैसे कि राम श्याम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, इसी प्रकार से लखनऊ किसी स्थान का नाम हो गया, और इसी प्रकार से टेबल किसी वस्तु का नाम हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। यानी बच्चे को पहले व्याकरण के नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण सहित उसका वर्णन किया जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1, प्रथमम छात्रान व्याकरणस्य नियमाः सोदाहरणम वर्णित्वा, यानी कि सबसे पहले बच्चों को व्याकरण के नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण के साथ उसका वर्णन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखिताः भवन्ति, यानी कि आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए आदर्श भाषा पाठ्यक्रम की बात की गई है। यहाँ पर सबसे पहले यह तय किया जाता है कि बच्चे को कौन सा फॉरेन लैंग्वेज, कौन सा सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सिखाना है। यानी कि सबसे पहले उद्देश्य तय किया जाता है कि आखिर सेकंड लैंग्वेज जो बच्चा सीखने जा रहा है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी सीखने जा रहा है, तो अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। इसमें 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लाया गया है। मतलब कि हिंदी अंग्रेजी तो बच्चे पढ़ते ही हैं अभी जिस हिसाब से नियम लागू है, उसके बाद से सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में बच्चों को एक अन्य फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, ये सब में से कोई एक लैंग्वेज और पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आखिर फॉरेन लैंग्वेज सीखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है अलग अलग विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए, तो कौन सी भाषा हम सीखें, यानी हमारा उद्देश्य क्या है उस भाषा को सीखने के लिए। तो सबसे पहले उद्देश्य तय होता है, उसके बाद से उस भाषा के कंटेंट के बारे में देखा जाता है। कंटेंट कहने का मतलब कि उसकी अंतर वस्तु, जैसे जिस भाषा को बच्चे ने पहले तय कर लिया कि ये हमारा उद्देश्य है सीखने का इस लैंग्वेज को, उसके बाद से उसके कंटेंट पर विचार किया जाता है, और उसके बाद से एज ए टीचर आप उसकी प्रक्रिया तय करेंगे, यानी कि प्रोसेस क्या होगा उस लैंग्वेज को बच्चे को सिखाने के संदर्भ में, यानी कि पूरी मेथडोलॉजी क्या यूज करने वाले हैं बच्चे को पढ़ाने के संदर्भ में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को। और अंत में क्या होता है, भाषा अध्यापन अधिगम, यानी कि भाषा का जो अध्यापन कार्य टीचर के द्वारा किया जा रहा है, उस अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन, यानी कि जो प्रोसेस टीचर ने अपनाया है बच्चे उसको उस भाषा को सीख पा रहे हैं अथवा नहीं, उस माध्यम के उस जरिए, उस प्रक्रिया के जरिए, यानी कि वो अधिगम का जो एक तरीके से अध्यापन विधि है वो सही है अथवा नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले भाषा सीखने का उद्देश्य तय किया गया, उसके बाद से उसका कंटेंट यानी अंतर वस्तु हो गया, उसके बाद से किस मेथड प्रक्रिया के तहत बच्चे को बताया जाएगा, और अंत में भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, काचिद अध्यापिका छात्रान युग्मेषु परिच्छेदात वाक्यांतराणि वार क्रमात् पठितुम कथ्यति, यानी कि कोई अध्यापिका छात्रों को युग्म में यानी कि जोड़ों में बांट देती है, और वाक्य के अंतराल पर, यानी कि जैसे एक पैराग्राफ है तो उसमें वाक्यांतराणि वार क्रमात् पठितुम कथ्यति, यानी कि एक वाक्य एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहती है उस ग्रुप के, और एक छात्रा वाक्यानि लिखती, यानी कि जब एक छात्र युग्म में एक जोड़े में जब 2 बच्चे होंगे तो एक छात्र उस वाक्य को पढ़ रहा होगा और दूसरा छात्र उस वाक्य को लिख रहा होगा। आगे पढ़िए, तस्य सहभागी, यानी उसके बाद जो उसका पार्टनर था यानी ग्रुप में जो दूसरा लड़का है, चौपठती, वो पढ़ने का काम करेगा। तदा सा लिखतानि वाक्यानि मुद्रितः वाक्य स मिलयतुम कथ्यति, उसके बाद से जब दूसरा बालक उसे पढ़ रहा होगा तो पहला बालक अब उसे लिखेगा, यानी अल्टरनेट करके किया जा रहा है कि एक वाक्य तुम पढ़ोगे और दूसरा वाला लिखेगा, और दूसरे समय में दूसरा वाला वाक्य पढ़ेगा और पहला वाला उसे लिखेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्रिया का कथ्यते, तो ये क्रिया क्या कहलाई जाएगी। तो
यहां पर देख लीजिए अल्टरनेट की बात की जा रही है। एक बच्चा जब लिख रहा है तो दूसरा बोल रहा है, दूसरा जब बोल रहा है तो पहला वाला लिख रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि श्रुतलेख है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में देखिए एक ही विकल्प में केवल श्रुतलेख की बात की गई है और अन्योन्य यानी कि अल्टरनेट की बात की गई थी। अन्योन्य का मतलब अल्टरनेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पठनम अस्ति, यानी कि पढ़ना क्या है, पठन क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी लेख को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, दत्त पाठस्य, दत्त का मतलब कि जो दिया गया है, जो पाठ दिया गया है, अर्थ ग्रहणम यानी कि उसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करने के संदर्भ में, ये हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भाषायाः अधिग्रहणम निम्नलिखित संदर्भे भवति, यानी कि भाषा का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में होता है। तो हम लोग भाषा का जो अधिग्रहण करते हैं यानी भाषा के अर्जन के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाषा का अर्जन क्या होता है, मदर टंग का हम लोग भाषा का अर्जन करते हैं, यानी कि बिना नियमों, बिना व्याकरण के नियमों को पढ़े, वातावरण के संपर्क में आने की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लोगों के द्वारा बोली जा रही भाषा को हूबहू अनुकरण कर लेना, उन्हीं को देखते देखते और उन्हीं का अनुकरण करते करते सीख लेना, ये होता है भाषा का अर्जन और इसी को भाषा का अधिग्रहण कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है, ये मातृभाषा से संबंधित है या फिर प्रथम भाषा, क्योंकि मातृभाषा ही हमारी प्रथम भाषा होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव हो गया और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे भाषा अधिग्रहण की जगह भाषा अधिगम पूछा रहता है तो वो सेकेंड लैंग्वेज होता है, यानी कि जो हम व्याकरण के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीकों से विद्यालय में सीखते हैं वो भाषा का अधिगम होता है। और प्रश्न में आपसे भाषा का अधिग्रहण पूछा गया यानी भाषा अर्जन के बारे में पूछा गया, तो ये प्रथम भाषा या फिर मातृभाषा होती है। विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मातृभाषा आधारितम बहुभाषात्वम भवति, यानी कि मातृभाषा फर्स्ट लैंग्वेज आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो बहुभाषिकता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं। हो सकता है कोई पंजाब का बालक हो जिसकी मदर टंग पंजाबी होगी, कोई यूपी का बालक हो सकता है जिसकी मदर टंग हिंदी होगी, कोई उड़ीसा का बालक हो सकता है जिसकी मदर टंग उड़िया होगी, कोई साउथ का हो सकता है जिसकी मदर टंग मलयालम या फिर एक तरीके से तेलुगु हो सकती है। तो इन सब की भाषा अलग अलग है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि सबको उसकी मातृभाषा में शिक्षा का अवसर देना चाहिए। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि एक टीचर इन सभी भाषाओं के बारे में जाने? नहीं पॉसिबल है। इस वजह से ये कहा जाता है कि मातृभाषा में शिक्षा का अवसर देने का मतलब कि वो जो बच्चा है वो अपने आप को एक्सप्रेस अपनी मातृभाषा में कर पाए। ठीक है, यही बहुभाषिकता कहा जाता है कि यानी कि अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं को सीखना। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइमरी में जब बच्चा है तो रीजनल लैंग्वेज जो उसका रीजनल लैंग्वेज था, जो क्षेत्रीय भाषा था, उसी में वो कम्युनिकेट कर रहा होगा। लेकिन जब वो हायर क्लासेस में जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको रीजनल लैंग्वेज में ही उसको पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा अगर भारत के संदर्भ में बात करें। अब कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हिंदी को समर्थन दिया गया है और हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। मेडिकल की भी पढ़ाई काफ़ी हद तक सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो नॉमिनल सा है, मतलब नाम मात्र का। आज भी मेडिकल की पढ़ाई करें या फिर अंग्रेजी की पढ़ाई करें तो एक कॉमन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना ही होता है, मतलब अंग्रेजी में ही आपको चीज़ों को पढ़ना होता है। यानी कि बहुभाषिकता का मतलब यही हो गया कि आप अपनी मदर टंग से तो प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं को एक तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि जब कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अलग अलग मातृभाषा से संबंधित बालक होंगे तो जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है जो दूसरे बच्चे हैं वो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उनकी भाषा के बारे में जान रहे होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उनके भी व्यवहार में तो परिवर्तन हुआ कि वो भी किसी दूसरे की मातृभाषा के शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। तो जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को तो अधिगम कहते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, मातृभाषाया प्रारभ्य बहुवीना भाषाणाम अधिगम, यानी कि मातृभाषा से प्रारंभ करके और बहुत भाषाओं के अधिगम को ही बहुभाषिकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पाठ्यक्रम अंतर्गता भाषा प्रयतते, यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है उसके अंतर्गत भाषा को किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो भाषा जो होता है और जो विषय वस्तु होता है, जो कंटेंट होता है, वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित करके बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषाम विषय वस्तु च परस्परम योजयुतम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है भाषाम शिक्षयुतम प्रविधे बहिर्गमनस्य अवधारणा अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षण प्रविधि में बहिर्गमन अवधारणा क्या है। तो बहिर्गमन अवधारणा ये कहा जाता है कि
कभी भी भाषा सिखाने के लिए भाषा अध्यापन के दौरान किसी विशिष्ट विधि पर ही हम लोग को आश्रित नहीं रहना है, बल्कि अलग अलग तरीके से बच्चों को भाषा को सिखाना है। क्योंकि यहाँ पर 4 कौशल हैं, तो और चूंकि प्रत्येक बालक अपने आप में यूनिक है, हो सकता है कि कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो सब अपने आप में यूनिक है। कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस वजह से किसी एक विशिष्ट विधि पर हम लोग को आश्रित नहीं रहना, कि केवल एक ही विधि पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि इसी माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा। मतलब कि बहुत सारी विधियों का उपयोग किया जा सकता है भाषा को सिखाने के लिए बच्चों के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर बहिर्गमन अवधारणा के बारे में पूछा गया था। तो बहिर्गमन अवधारणा यही कहा जाता है कि भाषा अध्यापन के दौरान किसी एक विशिष्ट विधि पर हम लोग आश्रित ना रहें, ठीक है। यानी बहुत सारे विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, काचिद अध्यापिका भाषाम शिक्षुन छात्रान नेत्राणि पिहितुम ताम च ध्यानेन श्रोतुम निर्देशिती। यानी कि कोई अध्यापिका के द्वारा भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए निर्देशित किया जाता है। तदा सा तान प्रीति त्रीणि वाक्याणि पठती। उसके बाद से जो शिक्षिका है वो 3 वाक्य को पढ़ती है। प्रत्येकम वाक्यम द्विबारम पठ्यते। प्रत्येक वाक्य को 2 बार पढ़ती है, ठीक है। 3 वाक्य पढ़ती है और प्रत्येक वाक्य को 2-2 बार पढ़ती है। आगे देखिए, तदा छात्रा सूत्राणि त्रीणि वाक्यानि लेखितुम कथ्यन्ते। उसके बाद से सुन करके उन तीनों वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। ऐसा कार्य प्रविधि का कथ्यते, यानी कि यह कार्य प्रविधि क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य को वो बोल रही थी और वाक्य को सुन करके बच्चे लिख रहे हैं। तो सुन करके लिखने को क्या बोलते हैं? श्रुतलेख बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि वाक्य बार बार बोला जा रहा था, एक वाक्य को 2 बार बोला जाता था, तो और वाक्य को ही लिखा जा रहा था बच्चों के द्वारा। तो ये क्या हो गया? वाक्य श्रुतलेख इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाक्य श्रुतलेख इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।